नमस्ते। तो चलिए इंटरफेरेंस में एक फेमस एक्सपेरिमेंट है जो हमें पढ़ना है इस चैप्टर में, दैट इज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। एंड दिस एक्सपेरिमेंट वाज द एक्सपेरिमेंट जिससे कि ये फॉर्मली मान लिया गया था कि लाइट एक वेव है। ठीक है, क्योंकि इसे पार्टिकल नेचर से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता था। तो चलिए एक्सपेरिमेंटल सेटअप से हम स्टार्ट करते हैं और फिर इसका मैथमेटिक्स क्या रहेगा वो भी डिस्कस करते हैं। फॉर्मूले जो इसमें यूज होंगे, ये इंटरफेरेंस का एक्सपेरिमेंट है, यंग्स डबल स्लिट। तो फॉर्मूले किसके यूज होने वाले हैं? इंटरफेरेंस के, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताए थे। ओके वेल, तो कुछ लाइंस लिख लेते हैं इसके बारे में और फिर हम एक्सपेरिमेंटल सेटअप पे जाते हैं। तो लिखिए, थॉमस यंग डिराइव्ड ए मेथड। अब इसको आपका ये देखना है कि किस टाइम में ये आया था, तो आप एनसीईआरटी के पेज पलट सकते हैं, एचसी वर्मा में भी मिल जाएगा आपको। थॉमस यंग derived a method to produce interference pattern full stop. This was based on division of this was based on division of single wavefront into two secondary wavefronts and these secondary wavefronts behaves as two independent sources having constant phase relationship मतलब इनका फेज डिफरेंस टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। मतलब इन्हें क्या बोल सकते हैं फिर अपन? कोहेरेंट। और क्यों थॉमस यंग से पहले के साइंटिस्ट ये एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाए? सिर्फ इस वजह से कि कोहेरेंट सोर्सेस नहीं मिल रहे थे, है ना। सो ही यूज्ड ए कैंडल लाइट, है ना। अब उस टाइम बल्ब वगैरह आई डोंट नो आए थे कि नहीं, मुझे एग्जैक्ट टाइमलाइन याद नहीं है इसका। तो ये आज भी एक्सपेरिमेंट अपन कर सकते हैं कैंडल से। इसके लिए बस आपको एब्सोल्यूट डार्क रूम चाहिए। तो ऑप्टिक्स का कोई भी एक्सपेरिमेंट आपको रिलेटेड टू वेव ऑप्टिक्स करना है, तो अगर आप एक बढ़िया स्कूल में पढ़ रहे होते हैं तो, और जिसमें ऑप्टिक्स की लैब होती है, तो फिर आपको ये एक्सपेरिमेंट करने को जरूर मिलता। ठीक है, बट in case you make into IIT or good NIT, then also in your first or second semester you will be doing this experiment, Young's double slit. तो फिलहाल के लिए just do it virtually, so visualize whatever I am saying. Okay, so what Thomas Young did is, so just look around your room. अब मुझे रूम की जरूरत है एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तो आप जहां भी वीडियो देख रहे हैं जस्ट visualize your space. Okay, now switch off all the lights. Think there is absolute darkness. Now मैं टू डायमेंशनल व्यू दिखा रहा हूं आपको इसका। ठीक है, थ्री डायमेंशनल व्यू भी मैं आपको ड्रॉ करके बता दूंगा, बट फिलहाल लेट्स डू इट विथ टू डायमेंशनल। सो व्हाट यू हैव टू डू कि एक रूम को दो हिस्सों में बांट देना, बीच में एक आपको कार्डबोर्ड लगा देना। ठीक है, जैसे ये क्लासरूम 1 है, इसमें आपने कभी कोई क्लासेस अटेंड किए होंगे, एकदम जो नीचे वाला क्लासरूम है। ठीक है, तो आपको सबको पता है। तो ये बोर्ड वाली वॉल आप लोग देख पा रहे हैं, इसके सामने वाली वॉल है, इस पे एक एसी लगा हुआ है। ओके, तो मैं उसके ही थोड़े डिस्टेंस पे, मान लो कुछ 1 मीटर डिस्टेंस पे एक पूरा कार्डबोर्ड लगा दूंगा कि मुझे वो वॉल दिखे ही ना। जो बोर्ड के फेसिंग वॉल है मैं उसे देखना नहीं चाहता, मैंने उसे कवर कर दिया किससे? कार्डबोर्ड से कंप्लीटली। ठीक है, प्लाई भी यूज कर सकते हो, कुछ भी। अब कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट बन गया। आप साइड से देख रहे हैं, ये पीछे वाली वॉल है, बोर्ड इधर है, दिस इज बोर्ड, और बोर्ड को मैं बोल रहा हूं स्क्रीन। ठीक है, तो बोर्ड है मेरे लिए स्क्रीन। यहां मैंने लगा दिया कार्डबोर्ड, दिस इज द कार्डबोर्ड।
और यहाँ पे कोई भी अपन बल्ब रख सकते हैं। लेजर रखा तो एकदम मजा आ जाएगा आपको, बहुत ही बढ़िया एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, क्योंकि वो मोनोक्रोमेटिक लाइट रहेगी। आप फ्रिंजेस बहुत अच्छे से देख पाएंगे, जो इंटेंसिटी पैटर्न है बहुत अच्छे से देख पाएंगे। तो आजकल तो लेजर भी अवेलेबल है हमारे पास। ठीक है, तो मान लो हमने एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट रख दिया। आप मोमबत्ती के साथ भी कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट, बट फ्रिंजेस उतने क्लियर नहीं आएंगे क्योंकि वो पॉलीक्रोमेटिक है। मैंने मान लो यहाँ पे एक पॉइंट सोर्स रख दिया, दिस इज माई सोर्स, लेट्स कॉल इट एस। ठीक है, अब इस सोर्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया कार्डबोर्ड के ऊपर, और उसे ऑल द वे एक्सटेंड किया स्क्रीन तक। अभी ये एक्सपेरिमेंट में ड्रॉ नहीं करते हैं ना, ये आपको एक्सपेरिमेंट में मार्क करना है। इसे मैं क्या करूंगा, सेंटर ऑफ स्क्रीन बना दूंगा। सो दिस इज माई सेंटर ऑफ स्क्रीन। ठीक है, इसे मैं पॉइंट ओ बोल रहा हूं। अब स्क्रीन का ज्योमेट्रिकल सेंटर कुछ भी हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, बट दिस विल बी कंसिडर एज द सेंटर ऑफ स्क्रीन फॉर मी। अब क्या करूंगा मैं, यहां से इक्वल डिस्टेंस पे दो होल करूंगा कार्डबोर्ड में। अब 2 डायमेंशन ऐसा कार्डबोर्ड रखा हुआ है, उसके बीच में आपने ऐसे दो छोटे छोटे सर्कुलर होल्स कर दिए। इनको बोलते हैं स्लिट्स। नाम से भी समझ रहे हैं, डबल स्लिट, यानी आप दो छेद करने वाला है इसमें, है ना, 2 होल्स। तो वो आपके लिए स्लिट के जैसा काम करेंगे। स्लिट मतलब होता है स्लॉट कट कर देना, सिंपल। तो यहां पे अपन ने एक होल कर दिया, और एक उतनी ही डिस्टेंस नीचे यहां भी अपन होल कर देंगे। ठीक है, तो यहां पे भी अपन ने एक होल कर दिया। छोटे छोटे होल करने हैं, ज्यादा बड़े नहीं। तो ये मेरे लिए एक सेकेंडरी सोर्स के जैसे काम करेगा। इसे मैंने S1 बोल दिया, इसे मैंने S2 बोल दिया। दीज आर माई स्लिट्स, S1 S2 आर स्लिट्स। अब S1 और S2 के बीच की जो डिस्टेंस है उसे मैं बोल रहा हूं D, स्मॉल d। ठीक है, सो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू स्लिट्स, स्मॉल d। ऑलराइट, तो आपको फील कैसा होगा, पूरा अंधेरा है, इधर मोमबत्ती हमने रख दी, है ना, इधर लाइट है, इस जोन में लाइट है, यानी ये अपनी एसी वाली वॉल है, ये कार्डबोर्ड है, इधर लाइट है। इधर कोई लाइट नहीं है। अभी मान लो स्लिट्स नहीं बनाया अपन ने, यहां बिल्कुल अंधेरा है, बोर्ड मुझे नहीं दिख रहा है। अब मैंने इसमें दो होल कर दिए, बढ़िया, इधर आ गया मैं, तो मुझे एक नैरो बीम ऑफ लाइट बढ़िया सी आती हुई दिख रही होगी इन दोनों से। जैसे सुबह सुबह जब सन होराइजन पे होता है, तो आपके घर में खिड़की के किसी भी छोटे हिस्से से ऐसा सनलाइट आती हुई दिखती है। वो क्यों दिखती है, क्योंकि धूल के पार्टिकल होते हैं, नहीं तो नहीं दिखती, है ना। तो एक्सपेक्टेशन क्या है भाई, क्या क्या होगा, क्या लगता है तुमको। एक्सपेक्टेशन ये है कि यहां से एक बढ़िया सा स्पॉट इधर बनना चाहिए था, है ना, ऐसे ही। तो यहां पे एक अच्छा सा स्पॉट यहां बनना चाहिए था, और वैसा ही एक स्पॉट यहां बनना चाहिए था। ये थी उम्मीद हमको इस एक्सपेरिमेंट से, जो हमें लाइट समझ आती है उस बेसिस पे। ठीक है, और थोड़ी बहुत लाइट बेंड भी करती, यहां से बेंड करती तो थोड़ा बहुत उजाला मुझे इधर उधर भी दिखाई देता, बट स्पॉट्स मुझे यहां दिखाई देते। यही होना चाहिए था। ओके, पर अगर हम स्लिट के साइजेस को ठीक ठाक रखें, ठीक है, बहुत बड़े स्लिट्स नहीं बनाने, नहीं तो आपका एक्सपेरिमेंट दिखेगा नहीं। तो what will happen, what you observe is कि the brightest point is this point, the center point। यहां इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है, उसके बाद ब्राइटनेस धीरे 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 कम हो रही है, और एक लोकेशन ऐसी है जहां बिल्कुल लाइट नहीं है, ऐसा ऐसा स्ट्रेट डार्क लाइन दिख रही है आपको, ऐसे किसी ने ब्लैक मार्कर से लाइन बना दी बोर्ड पे। आर यू विथ मी, है ना, थोड़ा सा विजुअलाइजेशन के साथ चलना है। हमने ये किया, हम उम्मीद ये कर रहे थे कि ये होगा, पर हुआ क्या वो मैं बता रहा हूं आपको, फिर हम समझेंगे कि ऐसा हुआ क्यों। साइंस ऐसे ही चलता है कि आपने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, और इस एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट आ रहा है, अब आप सोचते हो कि ये क्यों हुआ भाई ऐसा। क्या मैं उस रिजल्ट को ऑलरेडी प्रेजेंट कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकता हूं, हाँ, तो बहुत अच्छी बात। नहीं तो या तो कॉन्सेप्ट गलत है, या मैंने एक्सपेरिमेंट में कुछ लोचा किया है। ओके, अब हो क्या रहा था कि ओ ब्राइटेस्ट पॉइंट था। अब मैं एक सिंपल सा पैटर्न बना रहा हूं,
और वो पैटर्न क्या दिखाएगा आपको, इंटेंसिटी का वेरिएशन। ठीक है, ये मत सोचना कि ऐसी उभरी हुई ऐसी साइन कर्व बनता हुआ दिखेगा आपको बोर्ड पे, नो। मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ वो आपको इंटेंसिटी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब मेरा ये पर्पस है कि मान लो ये एक्सिस है आपकी, इस पे मैं इंटेंसिटी दिखा रहा हूँ, दिस इज इंटेंसिटी। ठीक है, और ये पोजीशंस है। सो व्हाट आई एम सीइंग ए ब्राइट, इंटेंसिटी यहां ज्यादा है, उसके बाद एक पॉइंट पे इंटेंसिटी 0 है, उसके बाद वापस उतनी ही डिस्टेंस पे एक पॉइंट मुझे मिल रहा है जहां इंटेंसिटी वापस बहुत ज्यादा है, फिर उतनी ही पॉइंट दूरी पे एक पॉइंट है जहां ब्राइटनेस 0 है, फिर ऐसे ही चल रहा है, फिर यहां पे एक पॉइंट है ना, जहां पे मेरी ब्राइटनेस ज्यादा है। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग हियर। Same way on the other side. Same way on the other side. There is a point where there is no brightness. There is a point where it is equally bright as center point. There is a point where there is no brightness. There is a point which is equally bright. So if I draw the intensity variation here, so it will go like this. Okay, same way. है ना, ऐसा कोई लहराता हुआ पैटर्न नहीं दिखेगा, ये मैं आपको ग्राफिकली बता रहा हूं। मतलब दिखेगा क्या मुझे, ये ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, और ऐसा नहीं कि ये ब्राइट और फिर बीच में कुछ नहीं है, ये ब्राइट, ये लेस ब्राइट लेस ब्राइट लेस ब्राइट लेस ब्राइट, और यहां एकदम डार्क। ठीक है, फिर ब्राइट, यहां पे आप देख पाएंगे फिर से ब्राइट एंड डार्क, ब्राइट एंड डार्क, ब्राइट एंड डार्क। ये जैसे ही थॉमस यंग ने देखा, ही वाज शॉक्ड कि ये क्यों हो रहा है ना, तुम्हें भी लग रहा होगा भाई ये क्यों हो रहा है। अब इसको समझते हैं पार्टिकल नेचर के बेसिस पे, कि भाई पार्टिकल्स ऐसा दिखा सकते हैं क्या। इसको ऐसे सोचो कि ये पिचकारी है, पिचकारी समझते हो, होली खेलते हैं अपन जिससे, है ना, तो इसको अपन ऐसे पिचकारी जैसा समझ लेते हैं। ठीक है, इसमें बहुत छोटे 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 होल हैं, और इसमें अपन प्रेशर से ऐसा मान लो बहुत सारे टाइनी टाइनी पार्टिकल्स ले लो आप, या फिर वो गन गन लेके आ जाते हैं, थर्मोकॉल की बुलेट्स रहती है उसमें छोटे 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 छोटी। ठीक है, और उसे अपन लगातार फायर करते हैं, तो क्या होगा, कभी कोई फायर इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। सो इन ए लॉन्ग एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज, मतलब मैं 1 लाख बार फायर किया तो आई विल फाइंड कि हाँ भाई काफी बार ऊपर की तरफ निकल गया, काफी बार नीचे, काफी इधर, ऐसा रहेगा। तो पार्टिकल विल बी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हियर लाइक दिस। यस, एंड व्हाट अबाउट दिस वन, इससे भी वही हो रहा होगा, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये पार्टिकल्स कुछ टकरा भी रहे होंगे तो ये बिखर रहे होंगे इधर। तो व्हाट इज एक्सपेक्टेशन कि स्क्रीन की हर लोकेशन पे इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही हिट करने वाले हैं। आर यू गेटिंग और नॉट? यस, प्रोबेबिलिटी थ्योरी यही बोलती है। हाँ, हम ग्रेविटी वगैरह नहीं ले रहे हैं, मैं तो सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लाइट के पार्टिकल्स पे ग्रेविटी एक्ट नहीं होती। पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट ये नहीं बोलती कि एमजी एक्ट हो जाएगा उस पर, नो। ओके, या फिर ये बोल दो उनका एम 0 होता है लाइट के पार्टिकल्स का। नाउ नाउ सी हियर, ये एक्सपेक्टेशन क्या थी, अगर हम ये एक्सपेरिमेंट पार्टिकल्स के साथ करते हैं सिंपल सा, देन आई फाइंड कि सम स्क्रीन की हर लोकेशन पे ऑलमोस्ट इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्ट्राइक कर रहे हैं। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्ट्राइकिंग एट ए लोकेशन को मैं अगर इंटेंसिटी मान लूं, तो मुझे ये ऑलमोस्ट इक्वली ब्राइट दिखना चाहिए था अगर लाइट कैसी होती, पार्टिकल। ठीक है, सो हियर पार्टिकल नेचर फेल्स टू explain this intensity pattern here. Okay, now let us understand whether the wave pattern will be able to explain this or not. Let us see. तो भाई वेव में तो ऐसा होता है ना, जब दो वेव सुपरपोजिशन दिखाती है और अगर उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है, तो फिर स्पेस की कुछ लोकेशंस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकता है, स्पेस की कुछ लोकेशंस में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकता है, और अगर उनकी इंटेंसिटी सेम रही तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जगह पे ब्राइटनेस कितनी हो जाएगी, 0। ब्राइटनेस मतलब इंटेंसिटी, और कंस्ट्रक्टिव की जगह पे ब्राइटनेस ज्यादा दिखेगी। सही बात, यही तो हो रहा है यहाँ पे। सो हाउ थॉमस यंग एक्सप्लेन दिस इज
he considered the Huygens theory. He think that Huygens theory is applicable. So these are the secondary wavelets. Now here, so these wavelets extend all the way till the screen. You keep on doing it, and you get the resultant intensity pattern here. So these are the locations of constructive interference. जहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम दिख रही है, these are locations of constructive interference. एंड जहां पे इंटेंसिटी आपको जीरो दिख रही है, these are locations of destructive interference. So it was justifiable why it is happening. But कब? जब मैं लाइट को क्या मान लूं? वेव. So this experiment is a strong proof that light possesses wave nature. All right. So let me write the points here. So this O is called the central bright. क्या बुलाते हैं इसे अपन? Central bright. Or it is also called zero order maxima. जीरो ऑर्डर मैक्सिमा. अब ये जीरो क्यों बोला है? यहाँ पे स्मॉल एन का कुछ रोल है, मैं अभी आपको मैथमेटिक्स कराऊंगा तो समझाऊंगा. अच्छा, ये जो है इसको बोलते हैं अपन फर्स्ट डार्क. आई राइट इट एज D1, D फॉर डार्क. सो इट इज फर्स्ट ऑर्डर डार्क. दिस इज, आई कॉल इट B1, B फॉर ब्राइट. इट इज फर्स्ट ऑर्डर, या फिर डार्क की जगह अपन फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा भी बोल सकते हैं. ठीक है, दिस इज ऑल्सो द टर्म विच इज यूज्ड, फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, या इसे फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट भी बोलते हैं. ये क्या हो जाएगा आपका? सेकेंड ऑर्डर डार्क या सेकेंड ऑर्डर मिनिमा. ये हो जाएगा आपके पास B3, थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा. ठीक है, ऐसी नेमिंग है. सेम वे जैसा ऊपर वैसे ही नीचे. D1 B1, D2 B2, D3, ऐसे चलता रहेगा. तो इनके नाम मैं नहीं लिख रहा हूं. D1 मतलब क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा. B1 मतलब फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, सेकेंड ऑर्डर मिनिमा, second order maxima, and so on. And the good thing about it is they are equidistant from each other. So यहां पे अपन एक टर्म डिफाइन करते हैं, फ्रिंज विड्थ. फ्रिंज विड्थ, इसके लिए सिंबल यूज करते हैं बीटा. सो बीटा इज सिंबल यूज फॉर फ्रिंज विड्थ. अब फ्रिंज विड्थ कैसे, एक फ्रिंज डिफाइन कैसे है? तो दो डार्क के बीच में जो आप देख रहे हैं, दो, आप जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो क्या ये पॉइंट मिलेगा या फिर पूरी लाइन मिलेगी आपको? मैं कौन सा व्यू दिखा रहा हूं आपको? टू डायमेंशनल व्यू. तो ये है स्क्रीन आपका. ठीक है, और ये स्क्रीन रखा हुआ है, यहाँ पे S1 S2 दो पॉइंट्स है, इनसे लाइट आ रही है. तो ऐसा नहीं किसी सामने ही इंटरफेरेंस हो रहा होगा, नहीं, पूरे स्पेस में इंटरफेरेंस हो रहा है. तो इट विल बी ए लाइन ऑल द वे. दिस विल ऑल्सो बी. सो ये फ्रिंज मतलब ये एक स्ट्रिप हो जाएगी. और इस स्ट्रिप में क्या, ऐसा नहीं होगा कि ऐसा गड्ढे वाला स्ट्रिप है ये, नो. उस स्ट्रिप में क्या होगा? यहाँ पे बहुत ब्राइट रहेगा, फिर धीरे धीरे ब्राइटनेस कम, ब्राइटनेस कम, ब्राइटनेस कम, और यहाँ पे क्या रहेगा? डार्क. फिर ब्राइटनेस बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, फिर से आपको डार्क दिखेगा दूसरी साइड में. तो दो डार्क के बीच में जो चौड़ाई आ रही है स्ट्रिप की, उसे ही क्या बोलते हैं अपन? फ्रिंज विड्थ. और वो एक स्ट्रिप को क्या बोलते हैं? फ्रिंज. ठीक है, जैसे खिड़की आप देखिए अपने रूम में, कहीं खिड़कियां हैं उसमें ग्रिल्स लगी होती है. तो मान लो हर ग्रिल को आप डार्क मान लो, तो दो डार्क के बीच में जो आप स्पेस देख रहे हैं वो फ्रिंज है, और उसकी जो चौड़ाई है वो क्या है? फ्रिंज विड्थ. ओके, सो दिस डिस्टेंस will be beta by 2. If this distance will be beta by 2, and this distance will be beta. This distance will be beta by 2. ये बिल्कुल वैसे ही नहीं है मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा. याद आ रहा है कुछ? पाउडर वाला एक एक्सपेरिमेंट था साउंड में, स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेस फाइंड करने के लिए. नेम था उसका कुंस्ट्यूफ, इफ यू रिमेंबर. ये तो होता था सुपरपोजिशन से कि
पाउडर की हीप्स बन जाती थी एट द लोकेशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव पे कोई पाउडर नहीं बचता था. सेम हैपेंड इन द स्ट्रिंग, सेम हैपेंड इन द ऑर्गन पाइप. वही तो है ये. ठीक है. सो हर एक डार्क टू डार्क डिस्टेंस कितनी आएगी? डार्क टू डार्क डिस्टेंस बीटा. ब्राइट टू ब्राइट डिस्टेंस कितनी आएगी? बीटा. ब्राइट टू डार्क कॉन्जिक्यूटिव बीटा बाई 2. ओके. अब ये रिलेटेड रहेंगे आपके वेवलेंथ के साथ एंड दूसरे नंबर्स के साथ. वो मैं अभी आपको प्रूफ करवा दे रहा हूं यहां पे. तो लेट अस रिमूव दिस. सो ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इट इज कॉल्ड कैपिटल डी. डिस्प्लेसमेंट मेथड इन रे ऑप्टिक्स, उसमें भी डी यूज करते थे अपन. तो स्मॉल डी क्या है आपकी? दो स्लिट्स के बीच के डिस्टेंस. कैपिटल डी क्या है आपकी? डिस्टेंस बिटवीन दिस स्लिट्स एंड स्क्रीन. सो कैपिटल डी इज डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन. ओके. वेल, लेट अस सी द मैथमेटिक्स ऑफ दिस. तो इसके लिए मैं ये मिटा रहा हूं. दिस ग्राफ, ये किसका ग्राफ है भाई? इंटेंसिटी वर्सेस लोकेशंस ऑफ स्क्रीन. ओके. ये अलग से भी पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में. तो एक बात बताओ इंटरफेरेंस की, कि क्या सारे ब्राइट इक्वली ब्राइट हैं? सारे जो ब्राइट पॉइंट्स हैं उनकी इंटेंसिटी सेम है? यस. ठीक है. ऐसा ही पैटर्न आगे पढ़ेंगे अपन डिफ्रैक्शन में. वहां पे सारे मैक्सिमास जो है वो सेम इंटेंसिटी नहीं रखते. क्यों नहीं रखते वो अपन बात करेंगे. फिलहाल now let us understand the mathematics involved. और हमारा एम रहेगा, विल बी डिराइविंग फॉर्मूलेस फॉर फ्रिंज विड्थ. पहले हम फ्रिंज विड्थ के लिए फॉर्मूला डिराइव करेंगे. विल आल्सो find out कि at what locations bright will form, at what locations dark will form. We'll also think about how to find intensity at any point on the screen. All those things we are going to do now. So here I have the screen. This distance is capital D. As usual, this is the central bright point or center of screen. ठीक है. अब क्या करते हैं, कोई भी एक पॉइंट उठा लेते हैं. लेट अस कंसीडर ए पॉइंट P. P is any point. P is not power, okay? P is for point. उस पर लाइट जा रही है. तो भाई P पे जो लाइट जा रही होगी वो ये जा रही होगी. S1 से एक लाइट जा रही होगी और एक लाइट कहां से जा रही होगी? S2 से. दिस इज S2. ठीक है. तो एक लाइट जा रही होगी S2 से. याद आ रहा है डायग्राम? साउंड में बताया था मैंने, दो साउंड सोर्सेस और एक यहाँ डिटेक्टर मूव करता रहता था. पूछा था उसने, बताओ किस किस लोकेशन पे वो लाउड सुनेगा. वही तो है ये. ओके. सो दिस इज S1P, S2P. अब भाई P पॉइंट पे, चलो पहले सेंटर की बात कर लेते हैं. S1O मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, यू हैव टू फील इट. S1O और S2O की लंबाई बराबर आएगी कि नहीं? यस. इसका मतलब जितना डिस्टेंस यहां से लाइट ट्रैवल कर रही है वो तक, उतनी ही लाइट ये भी ट्रैवल कर रही है. सो कोई पाथ डिफरेंस है क्या? लाइट विच इज रीचिंग एट पॉइंट O. नहीं. पाथ डिफरेंस जीरो, मतलब फेज डिफरेंस जीरो, और तो कुछ हो ही नहीं रहा है यहाँ पे. फेज डिफरेंस जीरो मतलब कौन सा कंडीशन हो गया? डेल्टा फाई इक्वल टू 2n पाई से कंस्ट्रक्टिव हो गया. इसीलिए आपका सेंटर क्या बन रहा है? ब्राइट. तो कोई भी पॉइंट स्क्रीन का ब्राइट होगा या डार्क होगा, कौन डिसाइड करेगा कि वहां पे इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव हो रहा है या फिर डिस्ट्रक्टिव हो रहा है? तो लेट अस अज्यूम दिस डिस्टेंस इज y. y कहां से अज्यूम कर रहा हूं मैं? फ्रॉम सेंटर ऑफ स्क्रीन ऑन द स्क्रीन. सो आई एम गोइंग टू फाइंड व्हाट इज पाथ डिफरेंस. अब यहां तो कोई पाथ डिफरेंस है ही नहीं. अब जेई एडवांस क्या करता है कि आपका ये जो सोर्स है उसे अनसिमेट्रिकली प्लेस कर देगा. मैंने अभी जो सोर्स है वो स्टैंडर्ड YDAC की बात कर रहे हैं, तो ये बड़े असिमेट्रिकली प्लेस है कि SS1 और SS2 इक्वल है. ये बोलेगा भाई S यहां रख दिया मैंने. तो क्या करना पड़ेगा आपको? पाथ डिफरेंस कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा? ऑल द वे फ्रॉम द सोर्स. यहां पे SS1
SS2 इक्वल है तो इधर कोई पाथ डिफरेंस नहीं है। तो पाथ डिफरेंस किधर है? आफ्टर स्लिट्स। उन क्वेश्चंस में आपको पाथ डिफरेंस किधर का भी इंक्लूड करना पड़ेगा? बिफोर स्लिट्स। देखेंगे हम उनको। तो फिलहाल यहाँ ये स्टैंडर्ड YDAC है, these distances are equal. So what is path difference at P? So I'm writing path difference at point P on screen. I write delta X and it is equal to S2P minus S1P. हाँ ये बड़ा है मेरा S2P। नीचे के पॉइंट के लिए क्या लिखोगे आप? S1P माइनस S2P। ठीक है, अब इसे कैसे निकालेंगे? एक अजम्पशन है, वो आप यहां पर नोट कर लो। दैट इज अजम्पशन 1, अजम्पशन नंबर 1। और वो अजम्पशन है दैट कैपिटल D इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल d। मैं आपको बताऊंगा कि ये अजम्पशन नहीं रहा तो क्या परेशानी होगी, और वो परेशानी से आपको इंटरफेरेंस आंखों को ऑब्जर्व नहीं होगा। ठीक है, तो कैपिटल D बहुत बड़ा है स्मॉल d से। ये अजम्पशन मैंने आपको उधर भी यूज करवाया था, HCV में क्वेश्चन था साउंड में। तो ऐसा मानने से क्या फायदा हो जाता है कि अपन S1 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। वी कैन ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम S1 ऑन दिस लाइन S2P, और इन डिस्टेंसेस को क्या मान सकता है? इक्वल। क्यों मान सकते हैं? क्योंकि अगर P पॉइंट को सेंटर मानते हुए और इस S1 जो PM है उसे रेडियस मानते हुए मैं एक कर्व बनाऊं तो ऐसा आर्क बनेगा यहाँ पे एक। और अगर ये बहुत बड़ा है, दिस गैप इज वेरी स्मॉल, P is far away, means capital D is too large, then this will be very small arc. In that case arc length and this straight line length सेम मानी जा सकती है। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल ले लिया अपन ने, यानी S1P एंड MP इक्वल हो गए। तो पाथ डिफरेंस किसके इक्वल निकल गया फिर आपके पास? S2M के इक्वल आ गया। So under this assumption, this is our first assumption, I can write delta X is equal to S2M in my diagram. Now how will I find S2M? तो उसे भी समझिए। एक और काम कर रहा हूं मैं, एंगुलर पोजीशन ऑफ पॉइंट P भी मेंशन कर दे रहा हूं रेफरेंस लाइन से। ठीक है, तो ये एंगल को मैं थीटा मान ले रहा हूं। तो थीटा और y कनेक्टेड रहेंगे क्योंकि d फिक्स है। तो जरा बताओ, अगर ये एंगल थीटा है तो क्या मैं ये एंगल भी थीटा मान सकता हूं? दिस इज ए लाइन पैरेलल टू द रेफरेंस, कैन आई टेक दिस एंगल थीटा? वैसे तो नहीं मान सकते, पर अंडर अजम्पशन मान सकता है ना, कि स्क्रीन बहुत दूर है। तो ये दोनों लाइंस, ये लाइन और ये लाइन, ऑलमोस्ट दे विल बी पैरेलल एट दिस एंड। हम यही तो मानते हैं कि सन से आने वाली रेज ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाती है एक दूसरे के। क्यों मानते हैं? सन से तो इमर्ज हो रही है पर सन बहुत दूर है। तो जब हम इस पार्ट में ऑब्जर्व करते हैं, इन दिस पार्ट, दे कैन बी कंसिडर्ड पैरेलल टू ईच अदर। यस, सो अंडर द assumption 1 only, I can take this angle theta. So I can take this angle 90 minus theta. So I can take this angle theta. These all things I have already discussed with you in sound. Okay. All right. So I am now interested in finding this small d. So just look into the triangle. Look into this triangle, which is S1, S2, and this M. This is d. This angle is theta. So can you express your S2M in terms of d and theta, small d and theta? Yes. So you can write from that triangle sine of theta. In this triangle I can write sine of theta is equal to S2M divided by d. So S2M can be written as d sine theta. Yes. So here delta X can be written as small d sine theta. Remember this. So this is the outcome of assumption 1 and do not forget. नीट और मेंस के लिए तो आपको इतनी चिंताएं करने की जरूरत नहीं है, पर एडवांस के लिए
एडवांस खेलता किसके साथ ही है, क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन क्या कर देगा, वो ये अजम्पशन हटा देगा भाई, ये अजम्पशन हटा देगा तो आपका ये कंडीशन उड़ गया। पर फिर क्या करना पड़ेगा आपको, बराबर से ये लंबाई निकालनी पड़ेगी, ज्योमेट्री यूज करके ये निकालनी पड़ेगी, दोनों का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। बट लोग उधर भी आंख बंद करके फॉर्मूले लगा देंगे और आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट अजम्पशन के अंडर में डेल्टा एक्स को क्या लिखा जा सकता है, डी साइन थीटा। यहां तक आई थिंक आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं ये डायग्राम मिटा रहा हूं, ठीक है, सो दैट आपको समझ में आ जाए कि मैं क्या बात करना चाह रहा हूं। सो आई डोंट नीड थोड़ा छोटा डायग्राम बना लेते हैं अपन। स्क्रीन, this is the center and I'm talking about a point which is at an angular position theta. Here is the point, this is theta, this distance is capital D and this is y from the center. ठीक है, अब देखो भाई डेल्टा एक्स आ गया। अब अजम्पशन नंबर 2, assumption number 2, and what is assumption number 2? It is this, that y is quite less than d. This is the assumption. y less than d मतलब हो गया कि I am discussing interference for points which are quite close to the central bright. ठीक है, बाद में मैं आपको दिखाऊंगा कि this position boils to this condition that lambda is much less than small d. मतलब ये बोलूं या ये बोलूं एक ही बात है। फिलहाल इस अजम्पशन को ऐसे सोचो, अपन आगे बढ़ते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि दिस अजम्पशन लीड्स टू दिस कंडीशन। बट न्यूमेरिकल सॉल्विंग में अजम्पशन नंबर 2 ज्यादा कौन सा हेल्प करेगा अपने को, लैम्डा लेस देन स्मॉल डी। दोनों अजम्पशन ध्यान से देख लो, कैपिटल डी मच ग्रेटर देन स्मॉल डी, लैम्डा मच लेस देन स्मॉल डी। नाउ अगर y कैपिटल D से बहुत छोटा है, भाई y कैपिटल D से बहुत छोटा है, तो फिर ये थीटा बहुत छोटा हो जाएगा कि नहीं? इन दैट केस, सो हियर theta will be small and sin theta can be equated to tan theta, isn't it? For small theta, sin theta is theta, tan theta is also theta, so I can compare this sin theta and tan theta. So tan of theta क्या है यहाँ पे, बताइए जरा, what is tan of theta in this triangle, this midpoint P and O? It is y divided by d. Yes, so first of all अंडर assumption 2 मेरा जो कंडीशन है डेल्टा एक्स का वो क्या बन जाता है, d tan थीटा। तो मैं इतनी सावधानी क्यों बरत रहा हूं, नीट वाले बच्चों को बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है इसमें, आपको सीधा सीधा कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको दो अजम्पशन ध्यान तो रखने हैं पर बहुत ज्यादा नहीं। तो डेल्टा एक्स डी साइन थीटा ये ज्यादा जनरल है, ये और अजम्पशन के बाद आता है, दोनों अजम्पशन लगाने के बाद सबसे जनरल क्या है, डेल्टा एक्स इज s2p माइनस s1p। सो दिस इज व्हाट आई गॉट। इतना तक कहानी क्लियर है सबको? अब बात करते हैं कि भाई p पे मैं ब्राइट बन रहा होगा या डार्क बन रहा होगा। मतलब ब्राइट मतलब हो गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डार्क मतलब हो गया डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो क्या हो रहा होगा वहां पे उसकी कंडीशन के हिसाब से निकाल लेंगे अपन, है कि नहीं? और कंडीशन क्या है आपके पास कि व्हेन पाथ डिफरेंस phase difference is due to path difference only, in that case if delta x is equal to n lambda, that talks about constructive interference. Delta x is equal to 2n minus 1 lambda by 2, that talks about destructive interference. अब अलग अलग पॉइंट उठाओ आप, तो क्या बदलता जाएगा उसके लिए, थीटा बदलता जाएगा, थीटा बदलेगा तो क्या बदलेगा, डेल्टा एक्स बदलेगा। और अगर डेल्टा एक्स एन लैम्डा से मैच कर गया तो वो पॉइंट क्या होना चाहिए, राइट। और अगर डेल्टा एक्स
2n-1 λ/2 से मैच कर गया तो क्या होना चाहिए? डार्क। भाई नहीं किया तो ना तो डार्क होगा और ना ब्राइट होगा, कुछ इंटेंसिटी होगी वहां पे। सही बात। तो चलो कर लेते हैं अभी अपन इसे। सो इट इज स्टैंडर्ड YDSE, तो सोर्स सिमेट्रिकली प्लेस्ड है अपना। अब अपन लिखेंगे इफ पॉइंट P इज ए ब्राइट पॉइंट। ब्राइट पॉइंट से मेरा मतलब है कि वहां पे मैक्सिमा बन रहा है, इंटेंसिटी मैक्सिमम है। ठीक है। अच्छा, किसे आइडेंटिफाई करना इजी होगा? ब्राइट को आइडेंटिफाई करना इजी होगा फ्रेंड्स में एक्सपेरिमेंट के टाइम पे, या डार्क को? डार्क को डेफिनेटली यस, क्योंकि ब्राइट तो बहुत सारे पॉइंट होंगे और बहुत सारे में से ज्यादा ब्राइट ढूंढना थोड़ा मुश्किल का काम है। ओके, जबकि डार्क अलग से दिख जाएगा तुमको। खैर, इफ पॉइंट P इज ए ब्राइट पॉइंट, यानी P पे आपका क्या हो रहा है? इट मींस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है P पे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस at P. So what will be? Delta X corresponding to that point will be equal to n lambda. ये वापस से एक कंडीशनल स्टेटमेंट है, जो आगे मैं वेरिएशंस इन YDSE में बताऊंगा कि हो सकता है कि वहां पे कुछ रिफ्लेक्शन वगैरह इन्वॉल्व हो, पर फिलहाल तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड YDSE में आप बिंदास लगा सकते हैं डेल्टा एक्स इज इक्वल टू n लैम्डा, जहां n कहां से कहां जा सकता है? 0, 1, 2 एंड सो ऑन। तो जरा डेल्टा एक्स है क्या अपने पास? सेकेंड अजम्पशन, दोनों अजम्पशन लगा के क्या है अपने पास? d tan थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। tan थीटा को क्या लिख सकते हैं इस ट्राइंगल में? हियर tan of theta can be written as y by d, so you can write it as d y by d is equal to n lambda. So y comes out to be n lambda capital D by small d. All of you here, मैं बात कर रहा था कि this assumption y is much less than d is followed from the fact lambda much less than d. You can check it from here. If lambda is too small, very small as compared to small d, then lambda by d will be a number tending to 0, and you multiplying with capital D, so y will also be tending to 0, so y will be much less than capital D. Does it follow from here or not? है कि नहीं? तो सेकेंड अजम्पशन या तो आप y लेस देन कैपिटल D बोलो, या फिर वेवलेंथ लेस देन स्मॉल d बोल दो। अब ये बहुत मुद्दे की बात है भाई, लाइट की वेवलेंथ किस ऑर्डर की होती है? अगर अपन विजिबल लाइट के साथ करना चाहें तो लगभग 380 नैनोमीटर से लेकर 780 नैनोमीटर तक, फ्रॉम वायलेट टू रेड। 380 नैनोमीटर मतलब कितना हो गया? 0.38 माइक्रोमीटर। माइक्रो समझते हो? माइक्रो इज 1000 पार्ट ऑफ मिली। एक मिलीमीटर के 1000 टुकड़े करोगे तो एक टुकड़ा आएगा, तो वो 1 माइक्रोमीटर होता है। और इधर कितना चाहिए आपको? चलो रेड भी उठा लिया आपने, तो 0.78 यानी ऑलमोस्ट 0.8 माइक्रोमीटर वेवलेंथ है ना? बहुत छोटा है कि नहीं? उसके कंपैरिजन में आप इसे कुछ मिलीमीटर में रख दो, स्मॉल डी को। तो अगर मैंने स्मॉल डी को मिलीमीटर में ले लिया, जो कि डेफिनेटली अपन अगर दो होल करने जाएंगे कार्डबोर्ड में, तो 1 मिलीमीटर तो दूरी हो ही जाएगी, उनमें हो जाएगी कि नहीं? तो स्मॉल डी आपने सपोज 1 मिलीमीटर ले लिया, तो क्या विजिबल लाइट में आप ये इंटरफेरेंस ऑब्जर्व कर पाएंगे? यहाँ पे कर पाएंगे। बस ध्यान क्या रखना है, कैपिटल डी मीटर में ले लेना भाई, इसीलिए मैं क्या यूज कर रहा हूं, दिस रूम। ओके, तो ये आ गया मेरे पास y इज इक्वल टू एन लैम्डा डी बाई डी। अब y किसकी लोकेशन है? ब्राइट की। तो n को क्या पुट करोगे भाई? यहां पे n क्या है? योर n इज 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। n को 0 रखो, y कितना आता है? 0। n को 1 रखो, y कितना आता है? लैम्डा डी बाई डी। n को 2 रखो, y कितना आता है? 2 लैम्डा डी बाई डी। तो ये सब क्या आते जाएंगे आपके? सेंट्रल ऑर्डर ब्राइट या जीरो ऑर्डर ब्राइट, देन फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर ऑन बोथ साइड्स। ओके, और सब में जो गैप आ रहा है, वो गैप कितना आ रहा है भाई ये बताओ? दो ब्राइट के बीच में गैप कितना आ रहा है? लैम्डा डी बाई डी, और वही क्या हो जाएगी आपकी फ्रिंज विड्थ। ओके, सो लेट अस सी। सो लोकेशंस,
लोकेशंस ऑफ मैक्सिमास और ब्राइट क्या आ गई आपके पास? 0 लैम्डा डी बाई डी, 2 लैम्डा डी बाई डी, 3 लैम्डा डी बाई डी। अब ये मत भूल जाना कौन सा डी बाई डी है ना, तो कैपिटल डी बाई स्मॉल डी रटना पड़ेगा, उसमें कुछ नहीं कर सकते आप, या फिर पूरा डिराइव करने को करना पड़ेगा आपको। सो अब यहाँ पे मैं डायग्राम में बताऊं आपको, जो मैंने पुराना डायग्राम बनाया था, तो ये मेरा 0 फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट यहाँ पे आ रहा है, यानी इक्वल टू 1 के लिए, यानी इक्वल टू 2 के लिए, एंड सो ऑन। तो मैं एक काम करता हूँ, इसे हटा देता हूँ सब कुछ, और आपको दिखा दे रहा हूँ कि कौन से ब्राइट कहाँ आ रहा है। तो दिस इज माय फर्स्ट ब्राइट, ये सेंट्रल ब्राइट है, एन इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग सीबी है ये सेंट्रल ब्राइट या 0 ऑर्डर ब्राइट। यहाँ पे बनेगा आपका B1, ये आएगा आपके n इक्वल टू 1 के लिए, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं अपन? फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा। ठीक है, एक इधर बनेगा B2, ये n इक्वल टू 2 के लिए आएगा, तो सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा। सेम वे यहाँ बनेगा B1, ये भी n इक्वल टू 1 के लिए ऑन बोथ साइड्स, तो ये भी क्या कहलाएगा आपका? फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा। और यहाँ पे आएगा आपका B2, इट विल बी फॉर n इक्वल टू 2, तो ये सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा। ठीक है, ये तो हो गई कहानी मैक्सिमा की। सो सेपरेशन बिटवीन टू consecutive मैक्सिमस कितना आ जा रहा है आपके पास? लैम्डा कैपिटल डी बाई डी, एंड दिस इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ। तो छाप लो, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला आ गया लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जेई मीन्स एंड नीट में यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन किस पे ही बेस्ड आने वाले हैं? आपके फ्रिंज विड्थ पे। ठीक है, एडवांस शायद ही पूछे आपसे फ्रिंज विड्थ। अब बात करेंगे अपन लोकेशन ऑफ मिनिमा की। ये मैक्सिमा की कहानी समझ आ गई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लोकेशंस ऑफ मिनिमा। नाउ अपना जो पॉइंट P था, फॉर पॉइंट P टू बी ए डार्क और पॉइंट ऑफ मिनिमा, क्या लिखोगे? आपका जो डेल्टा एक्स है विच वॉज इक्वल टू डी टेन थीटा, इट मस्ट बी इक्वल टू 2n minus 1 lambda by 2 where n can go from 1 to 3। अब आपको समझ आ रहा है मैं जीरो क्यों नहीं लेना चाह रहा था? क्योंकि जीरो ऑर्डर डार्क नहीं है अपने पास पहला डार्क फर्स्ट ऑर्डर सेकंड, तो नेमिंग थोड़ा अच्छा रहेगा। अब जरा देख लेते हैं अपन, और tan theta is y by d there, so I will write dy by d is equal to 2n minus 1, so y comes out to be 2n minus 1 by 2 को मैं इसके साथ ही ले लिया, lambda d by d। देख रहे हैं? तो आप यहाँ पे लोकेशंस ऑफ डार्क निकाल सकते हैं। सो व्हाट विल बी द लोकेशंस ऑफ मिनिमा? लोकेशंस ऑफ मिनिमास क्या आएंगे आपके? y इक्वल टू, पहला n इक्वल टू 1 के लिए आएगा, सो इट विल बी हाफ lambda d by d, then you will have 3 by 2 lambda d by d, then you will have 5 by 2 lambda d by d, and so on. Can you check the separation between two consecutive dark is still lambda d by d? Yes, so you can very well understand from here that separation between two consecutive minimas is equal to lambda d by d, which is fringe width, और फ्रिंज विड्थ के लिए सिंबल यूज करते हैं बीटा। तो क्या आ रहा है भाई? पहला डार्क
योर फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा बीटा बाई 2 पे आ रहा है सेंटर से, दूसरा 3 बीटा बाई 2 पे, 5 बीटा बाई 2 पे, 7 बीटा बाई 2 पे। तो जरा डार्क दिखा देते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है अपने पास D1, इट इज फॉर n इक्वल टू 1 एंड इट इज फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा, फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा, ठीक है। और ये दूरी भी आप देख सकते हैं, दिस इज बीटा बाई 2 एंड दिस इज बीटा, here will be the second order minima, and same way you will show here D1, D2 and so on. So हर दो मिनिमा के बीच में एक मैक्सिमा है, या बोल दो हर मैक्सिमा दो मैक्सिमा के बीच में मिनिमा है। समझ में आ रही है कहानी। इंटेंसिटी मैक्सिमा पे कितनी होगी? इंटेंसिटी एट मैक्सिमा इट विल बी रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर, मिनिमा रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। अब अगर मैंने इन दोनों स्लिट्स के साइज, ये जो होल के डायामीटर सेम रखे हैं, ठीक है, सेम रखे हैं अगर मैंने ये साइज, तो फिर अमाउंट ऑफ लाइट जो एंटर कर रही होगी वो सेम ही होगी। इंटेंसिटी सेम रखेंगे ये दोनों स्लिट्स, तो इंटेंसिटी सेम रखेंगे तो फिर मैक्सिमा पे ब्राइटनेस कितनी आ जाएगी? 4I0, और मिनिमा पे कितनी आ जाएगी? 0। तो एक क्वेश्चन बनता है YDSE में कि अगर स्लिट्स का साइज डिफरेंट कर दें तो क्या अंधेरा होगा कहीं पे, डार्क होगा? जी नहीं, क्योंकि मिनिमा की इंटेंसिटी रूट I1 माइनस रूट I2, ये 0 तभी बनती है जब I1 I2 इक्वल है, और आपने इनके साइज डिफरेंट कर दिए तो इनकी इंटेंसिटीज बदल जाएंगी, तो फिर वहां पे मिनिमा पे इंटेंसिटी कम तो रहेगी पर क्या नहीं होगी? 0 नहीं होगी। ओके, सो आज इस पार्ट में हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स अपन अगली क्लास में करते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या क्या रखना है आपके पास, चलो जल्दी से समराइज कर देता हूं मैं इसे, ताकि आप भूले ना आज जो मैंने डिस्कस किया उसे। सो लेट अस सी। तो कंक्लूड कर रहे हैं अपन YDSE को, ठीक है। डायग्राम आपके दिमाग में बैठ ही जाना चाहिए स्टैंडर्ड YDSE का सबके लिए, ठीक है। ये मान लो कि मैंने आपको जेई मेंस और नीट के लिए YDSE पढ़ा दिया है, सिर्फ न्यूमेरिकल्स करवाने बाकी है, बट सर सही मायनों में एडवांस में यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आते, तो दोनों में फर्क है एग्जाम में, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से पिक कर सकते हैं, पर एडवांस के लिए भी तो जा रहा है उसे मेंस का तो आना ही चाहिए। सो ये स्टैंडर्ड ही है, उनमें ज्यादा वेरिएशंस नहीं पूछेगा वो, तो S1 S2 यहाँ कोई भी पॉइंट P है, ठीक है। तो ये डायग्राम याद रखिए, ये लोकेशन थीटा, ये सेपरेशन स्मॉल d, ये सेपरेशन कैपिटल D, ये आपका सेंटर, ये डिस्टेंस y। तो ये डायग्राम आप लोग फटाफट हर न्यूमेरिकल्स में बनाइएगा जब वेव ऑप्टिक्स हम सॉल्व करेंगे। अब सिंपल आपको क्या क्या ध्यान रखना है, एजम सिंपल सबसे पहले याद रखिए डेल्टा x क्या होता है? S2P माइनस S1P, ये जनरल है। अजम्पशन 1 वो आपको मिल ही जाएगा न्यूमेरिकल में, पर वेरीफाई जरूर करें कि आपका कैपिटल D बहुत बड़ा होना चाहिए स्मॉल d से, ठीक है। तो ये अजम्पशन 1 है, इस अजम्पशन के अंडर ये निकल के आ जाता है d साइन थीटा। फिर अजम्पशन 2, अजम्पशन 2 दोनों टाइप से आप याद रख लीजिए, y इज लेस देन कैपिटल D और लैम्डा इज लेस देन स्मॉल d, ठीक है। तो ऐसे केस में आपका ये जो डेल्टा x है वो क्या बन जाता है? d tan थीटा, एंड tan ऑफ थीटा डायग्राम से आपको क्या दिख रहा है? y बाई d, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आप कंडीशन लगाइए, रटिए मत। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंडीशन क्या होती है? डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2n पाई, ये बढ़िया जनरल कंडीशंस हैं। और कंडीशनल अगर फेज डिफरेंस सिर्फ पाथ डिफरेंस से हो जैसा यहाँ पे है, तो अपन डेल्टा x को क्या भी लिख सकते हैं? n लैम्डा, वेयर n गोज फ्रॉम 0 1 2 एंड सो ऑन सो ऑन।
तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में जो अपन सॉल्व करते हैं अंडर बोथ द अजम्पशंस, देन y टर्न्स आउट टू बी n लैम्डा d by d, जिसे आप सिंपली ध्यान रख लीजिए, इट टर्न्स आउट टू बी n बीटा. दिस इज लोकेशंस ऑफ ब्राइट. बीटा इज द फ्रिंज विड्थ. ओके. देन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मींस क्या हो जाएगा, आपके डार्क पॉइंट की लोकेशन, वहां आपको पता है जनरल कंडीशन डेल्टा फाई 2n minus 1 pi, n goes from 1 to 3 and so on, and conditional delta x is equal to 2n minus 1 by 2 into lambda, where n, sorry, yes, correct, n goes from 1 to 3. Okay, well, so यहाँ पे जब आप सॉल्व करते हैं तो इट कम्स आउट टू बी odd integral multiple of beta by 2 lambda d by d, which you can write as 2n minus 1 beta by 2. So these are your locations of dark or minimas. And last formula जो आज मैंने डिस्कस किया आपके पास, this is the fringe width. तो चलते चलते एक छोटा सा क्वेश्चन, लाल कलर की फ्रिंज विड्थ ज्यादा आएगी या बैगनी कलर की? तो डेफिनेटली लाल कलर की, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है उसकी जो स्ट्रिप्स बनेंगी फ्रिंज विड्थ आएगी वो ज्यादा आएगी. सो दैट्स इट फॉर टुडे. अगली क्लास में मिलते हैं आगे की चीजों के साथ. थैंक यू.